एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और आज पढ़ेंगे हम महाजनपद काल। सारे जितने भी महाजनपद हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है आज वो हम देखेंगे। और क्या इनकी राजधानी थी, कौन उस टाइम पे कौन से महाजनपद का शासक रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें देखेंगे आज। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि महाजनपद से क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर। उनकी राजधानी पूछ ली जाती है, शासक पूछ लिए जाते हैं, या उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसलिए महाजनपद काल एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए तो शुरू करते हैं। और ऐसी खबर आ रही थी कि पीसीएस का प्री पोस्टपोन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पेपर 14 मई का ही होगा, इसलिए अपनी तैयारी में लगे रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। कम दिन रह रहे हैं अब आपके पास में, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करें चीज़ों का इस टाइम पे, और करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। चलिए तो आज का चैप्टर शुरू कर लेते हैं। ये पूर्व मौर्य काल, महाजनपद काल, ये है 600 से 400 ईसा पूर्व तक। 600 बीसी में लोहे के प्रयोग से कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया, जिससे कबायली जीवन के स्थान पर स्थायी निवास की जीवन शैली का विकास हुआ। इसने क्षेत्रीय भावनाओं को जागृत कर जनपदों को महाजनपदों में परिवर्तित कर दिया। यह प्रक्रिया द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया कहलाई। अतः ये जनपद आकार में बड़े होते गए और क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत समाहित होते गए, जिसके परिणाम स्वरूप महाजनपद का निर्माण हुआ। अंगुत्तर निकाय, महावस्तु अर्थात बौद्ध ग्रंथ और कुछ जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र महाजनपदों के बारे में जानकारी के स्रोत हैं। अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, ठीक है। मगध ने एक साम्राज्य बनने की प्रवृत्ति और क्षमता को प्रदर्शित किया था। भारतीय इतिहास का यह काल जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे दार्शनिक विकास से प्रभावित और प्रेरित था। मगध जो था, महाजनपद काल जो था, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से प्रभावित था। आर्थिक समृद्धि से शहरी केंद्रों का विकास हुआ और सिक्कों का प्रथम उपयोग भी इसी अवधि में प्रारंभ हुआ था, और जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। लौह औजारों का बड़े पैमाने पर उपयोग, कृषि का प्रसार और उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड इस समय की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस अवधि के दौरान ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ था। आर्थिक समृद्धि के कारण शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ। आर्थिक समृद्धि के कारण कर व्यवस्था से राज्यों की संपत्ति में वृद्धि हुई। इस समय वैश्यावृत्ति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। महाजनपद काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, जिससे बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। समाज में विभिन्न प्रकार की जातियों की उत्पत्ति हुई। अस्पृश्यता की स्थिति और भी जटिल हो गई थी। अब देखो 16 महाजनपद थे, मैप के अंदर दिखा दिए कहाँ कहाँ थे, ठीक है भाई, कौन कौन से हैं। और ये सबसे पहला है कंबोज। कंबोज की राजधानी थी पेशावर। दूसरा है असमक, ठीक है, असमक ये यहाँ पे है। सारे दिखा रखे हैं भाई, मैप में देख लेना इनको ध्यान से, ठीक है। कंबोज था, असमक, वत्स, अवंती, सूरसैन, चेदी, मल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, वज्जी, गांधार, अंग, काशी, कौशल और मगध, ये 16 महाजनपद थे। और वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी थी। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, और इसका गठन कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसकी बात हो रही है लिच्छवी की। अब 16 महाजनपद, उनकी राजधानी देख लेते हैं और उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो देख लेते हैं। इसमें 4 महाजनपद अधिक शक्तिशाली थे। कौन कौन से? यहाँ राजतंत्रात्मक प्रणाली थी मगध, कौशल, वत्स और अवंती। कौशल, अवंती और पांचाल की दो राजधानियां थीं। महाजनपद राजधानी क्या थी भाई? कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक। यह अफगानिस्तान तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। कौन सा? कंबोज। इसकी राजधानी क्या थी? हाटक थी कंबोज की राजधानी। सॉरी, ये यहाँ जो ये ब्लू कलर का ये दिखाया है, यहाँ ये कंबोज की लोकेशन दिखाई है। सॉरी, मैंने बोल दिया था कि इसकी कैपिटल पेशावर है। सॉरी, गलत है ये। कैपिटल इसकी हाटक थी।
वहाँ उसकी पेशावर के आसपास इसकी लोकेशन शो की गई है। यह अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। कंबोज, असमक, पोतना और पैठफ इसकी राजधानी थी। असमक की राजधानी थी पोतना और महाराष्ट्र के आधुनिक पैठन शहर के नज़दीक गोदावरी के किनारे स्थित था। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और ये इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर यूपी तथा इससे सटे हुए एमपी के क्षेत्रों में स्थित था। अवंती की राजधानी उज्जैनी उत्तरी और महिष्मती दक्षिणी। उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी अवंती की और दक्षिणी राजधानी थी महिष्मती। अवंती का राजा चंड प्रद्योत एक प्रसिद्ध राजा था। वत्स महाजनपद के राजा उदयन से उसके संबंध अच्छे थे। उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी तक उसका क्षेत्र का विस्तार था, पश्चिमी व मध्य मालवा में। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। यह ऊंची नीची सड़कें, अत्यधिक धूल मिलती थी। यक्ष की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। यादव कबीले वंश से संबंधित था और कृष्ण भी इस कबीले से संबंधित थे। ठीक है। चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती। यह बुंदेलखंड के पूर्वी भाग और उससे सटे हुए इलाके में स्थित था। चेदी। मल की राजधानी थी कुशीनारा और पावा। यह राजतंत्रात्मक शासन नहीं था। कुशीनारा की पहचान गोरखपुर जिले के कसिया और पटना जिले के पावापुरी के रूप में की जाती है। गुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर। दिल्ली मेरठ के क्षेत्र में स्थित था। ये जनजातीय राजनीति थी यहाँ। पांचाल की राजधानी थी। उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी राजधानी इसकी काम्पिल्य थी। यह आधुनिक फर्रुखाबाद जिले पंचाल या काम्पिल्य के काम्पिल का हिस्सा था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। यह वर्तमान राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अलवर क्षेत्र से संबंधित था। पांडवों के छिपने का स्थल विराटनगर था। वज्जी की राजधानी वैशाली। गंगा के उत्तर से लेकर नेपाल के पहाड़ों तक फैला था। 8 कबीलों का एक संघ था ये, जिसमें विधेय, लिच्छवी, जंत्रिका और व्रजी सबसे महत्वपूर्ण थे। महावीर और गौतम बुद्ध के समय में यह एक गैर राजतंत्रात्मक राज्य था। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला या पुष्प कलावती। काबुल घाटी तक फैला हुआ था। गांधार नरेश पुष्कर सारिन मगध नरेश बिंबिसार के साथ उपहारों का आदान प्रदान किया करता था। यह बुद्ध से मिलने पैदल ही चला गया था। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार गांधार फारस के हखामनी साम्राज्य का 20वां प्रांत था। अंग की राजधानी थी चंपा। यह वर्तमान बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में स्थित था। इसे अपने खजाने और वाणिज्य के लिए जाना जाता है। काशी की राजधानी थी बनारस। आरंभ में सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था तथा इसने विदेह में राजतंत्र की समाप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यह बुद्ध के समय में वस्त्र निर्माण का अग्रणी केंद्र था। कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं का बाहरी आवरण या पहनावा कषाय भूरे नारंगी रंग का उत्पादन यहीं होता था। कषाय का उत्पादन यहीं होता था। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और कौशल महाजनपद में 3 महत्वपूर्ण शहर थे, जिसमें सरयू नदी के किनारे स्थित अयोध्या, इससे लगता हुआ साकेत और यूपी के गोंडा और बहराइच जिलों की सीमाओं पर स्थित श्रावस्ती, आधुनिक सहेत महित शामिल है। ठीक है भाई। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। मगध की राजधानी थी राजगृह या ग्रीवरज। आधुनिक बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले। यह उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। यहाँ वर्ण व्यवस्था का अनुसरण नहीं किया जाता था। इसके कारण सभी ब्राह्मणवादी ग्रंथों में मगध के लिए अपमानजनक अप्रतिष्ठाकारी बातें कही गई हैं, जबकि इस जगह गया पर बुद्ध को हुई आत्मज्ञान की प्राप्ति के कारण बौद्ध ग्रंथों में इसे उच्च दर्जा दिया गया है। ठीक है, राजगृह ग्रीवरज को। अब भाई महाजनपद से संबंधित महत्वपूर्ण आयाम देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था कैसी थी महाजनपदों की। अधिकांश शहरी बस्तियां व्यापारी और शिल्पियों द्वारा बसाई गई थी। यह सार्थ गिल्ड में संगठित थे। व्यापार वाणिज्य वंशानुगत था। इस समय के अधिकांश शहर नदियों के तट पर या व्यापारिक मार्गों पर व्यवस्थित थे। निष्क एवं शतमान नामक मुद्राओं द्वारा व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, मुद्राओं का नाम ध्यान रखेंगे, निष्क और शतमान। वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है, लेकिन इसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लोहोपकरणों के कारण कृषि करना आसान हो गया था। जौ, कपास, दाल, गन्ना और धान इन सब की खेती करते थे। कुल कृषि उत्पाद के 1/6 भाग को शाही एजेंटों के लिए कर के रूप में दिया जाता था और मध्यस्थ जमींदार नहीं थे। अमीर किसानों को गृहपति कहा जाता था। व्यापारियों को गलियों का वेश्या कहा जाता था। बलि साधक केवल किसानों और वेश्याओं से अनिवार्य कर की वसूली करते थे,
जिसे बलि कहा जाता था। ये किसानों से और वैश्यों से अनिवार्य कर की वसूली करते थे। समाज कैसा था? समाज तीन प्रकार के गांव में मतलब लोग तीन प्रकार के गांव में रहते थे। पहले प्रकार में ऐसे गांव शामिल थे जिसमें विभिन्न जाति और विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ रहते थे तथा जिसके प्रमुख को भोजक कहा जाता था। ठीक है, इसमें अलग अलग जाति के अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे एक साथ और इनको बोलते थे भोजक। दूसरे प्रकार में उप शहरी क्षेत्र शामिल थे जिसमें शिल्पियों का आधिपत्य था, जो दूसरे प्रकार के गांव थे, और ये शहर एवं गांव के बीच की कड़ी थे। तीसरे प्रकार में ऐसे गांव शामिल थे जिनका ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा संपर्क नहीं रहता था और इसमें शिकारी लोग रहते थे। यहाँ पर रहने वाले लोगों का स्तर तुलनात्मक रूप से निम्न था। ठीक है, तो तीन तरह के गांव होंगे। इस समय लेखन व्यवस्था शुरू हुई और व्यापार, कर और सैन्य बलों पर किताबें लिखी गईं। वर्ण व्यवस्था में नीचे के लोग विभिन्न प्रकार की असमानताओं का सामना करते थे। शाही एजेंटों द्वारा गंभीर दंड दिए जाते थे। प्रशासन और सेना कैसी थी यहाँ की? जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं इसमें। में महान धार्मिक नेताओं को भूमि अनुदान देने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है जातक के अंदर। राजा प्राथमिक रूप से युद्ध के प्रमुख की भूमिका निभाते थे। राजा जो थे युद्ध के प्रमुख होते थे। युद्ध में राजा सबसे ऊंचा प्रशासनिक अधिकारी होता था जिसे अन्य पदाधिकारियों का समर्थन प्राप्त होता था और जिन्हें महामात्र कहते थे। ठीक है, जो पदाधिकारी थे राजा से नीचे। यह मंत्री, सेनानायक, न्यायाधीश और राजकोष के प्रमुख की भूमिका निभाता था। राजा जो था, इस प्रकार के कार्यों को करने वाले अन्य अधिकारियों को आयुक्त कहा जाता था। जो इस प्रकार के काम को करने वाले दूसरे अधिकारी थे उनको बोलते थे आयुक्त। गांव का प्रशासन गांव के प्रमुख के अंतर्गत संचालित होता था जिसे ग्राम भोजक, ग्रामिणी और ग्रामिका कहा जाता था। ठीक है भाई, ये गांव का प्रमुख था जिसको ग्राम भोजक बोलते थे, ग्रामिणी और ग्रामिका। इस समय स्थायी और बड़ी सेनाएं होती थीं। गणतंत्रीय शासन प्रणाली गणराज्यों के प्रतिनिधियों की संस्था को संस्थागार कहते हैं। इनमें सदस्यों के बैठने का प्रबंध आसन पन्नपक नामक अधिकारी करता था। ठीक है भाई, जो संस्थाएं थी संस्थागार में बैठने का प्रबंध कौन करता था? आसन पन्नपक। मतदान अधिकार को शलाका ग्राहपक कहा जाता था। अष्टकुल नामक संस्था शासन कार्यों में सलाह देती थी। मगध साम्राज्य का गठन। काशी, कौशल, मगध और वज्जी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य थे। यह राज्य अधिकार प्राप्ति के लिए सैकड़ों वर्षों तक लड़ते रहे। मगध विजयी राज्य के रूप में उभरा और ये उत्तर भारत में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। मगध के उदय के क्या कारण रहे हैं? सामरिक क्षेत्र, राजगीर और पाटलिपुत्र, संसाधनों की प्रचुरता, लोह गंगा मैदान की जलोढ़ मृदा का होना, युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाना, मगध के समाज का विकासात्मक दृष्टिकोण, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे सक्षम, दक्ष और महत्वाकांक्षी शासकों का होना, ये सब मगध के उदय के कारण रहे हैं। अब आया हर्यक वंश। हर्यक वंश में था सबसे पहले बिंबिसार 542 से 493 ईसा पूर्व तक रहा है। बिंबिसार मगध का पहला प्रमुख शासक था। यद्यपि बिंबिसार बौद्ध धर्म का संरक्षक था, फिर भी बौद्ध स्रोतों में उसकी वंशावलियों का उल्लेख नहीं मिला है। ठीक है, बिंबिसार कौन से धर्म का संरक्षक था? बौद्ध धर्म का। बिंबिसार की राजधानी थी राजगृह और बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास सेना हो। वैवाहिक संबंधों द्वारा बिंबिसार एवं कौशल और वज्जी के समकालीन शासकों के बीच मधुर संबंधों को बढ़ावा मिला था। बिंबिसार की और कौशल और वज्जी की। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की सेवा में भेजा था। बिंबिसार ने अंग देश के शासक को पराजित करके उसे अपने राज्य में मिला लिया था। प्रशासनिक मशीनरी के मजबूत होने के साथ राज्य की शक्ति को बढ़ावा मिला। बौद्ध साहित्य में 80,000 ग्रामिका का उल्लेख है। अजातशत्रु आया बिंबिसार के बाद 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता पर अधिकार कर लिया और इसने विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए कौशल एवं वज्जी को पराजित कर दिया। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु के बाद आया उदयन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। श्रीलंका के बौद्ध साहित्य महावंशम के अनुसार अजातशत्रु के पुत्र उदयभद्र या उदयन ने अजातशत्रु के बाद लगभग 16 वर्ष तक शासन किया था। यह अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक
नगर बसाकर किला बनवाया था। ठीक है भाई, पाटलिपुत्र नगर किसने बनाया था? ये बनाया था उदयन ने। और राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को इसने मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। यह हर्यक वंश का अंतिम राजा था। इसको उसके अमात्य शिशुनाग ने हटाकर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया था और शिशुनाग नामक नए वंश की नींव रखी थी। अब आया शिशुनाग वंश। यहाँ तक हर्यक वंश चल रहा था, अब शिशुनाग वंश है। शिशुनाग ने अपने शासनकाल के दौरान अवंती और अन्य जनपदों को जीतकर उन्हें मगध में मिला लिया था। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद पुत्र कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली 383 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व में। फिर आया नंदवंश। महापद्म नंद जो शूद्र वंश से संबंधित था ने मगध में नंद वंश की आधारशिला रखी थी। महापद्म नंद ने मगध में। महापद्म नंद एक प्रभावी शासक था। उसने पश्चिम में व्यास नदी से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक अपने शासन का विस्तार किया। पुराणों में इसे सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और एक राठ के रूप में जाना जाता है। किसको? महापद्म नंद को। इसने इक्ष्वाकुओं, पांचाल, काशी, कलिंग, राजा खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग से जुड़ा हुआ है और वहाँ से ही पता चला है। अश्मक, क्रूर, मैथिली, सूरसेन और मैसूर के कुछ क्षेत्र 12वीं शताब्दी के मैसूर शिलालेख पर जीत हासिल की थी। ठीक है भाई, देखो ये इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी और कलिंग इनके बारे में तो पता चला है खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में। और जो अश्मक, कुरु, मैथिली, सूरसेन और मैसूर के जो कुछ क्षेत्र हैं इनके बारे में पता चला 12वीं शताब्दी के मैसूर शिलालेख से। ठीक है, तो इसने इन सब पे जीत हासिल कर ली थी महापद्म नंद ने। इसके दरबार में कल्पक और सक्ताला नाम के जैन मंत्रियों से यह प्रदर्शित होता है कि इसका रुझान जैनियों के प्रति था। महापद्म नंद मगध साम्राज्य का महान शासक था तथा धनानंद इसका अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था और आगे चलकर नंदवंश के शासक लोगों के बीच अलोकप्रिय होते गए, जिसके कारण बाद में नंदवंश का अंत हो गया और मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। भारत पर ईरानी आक्रमण हुआ। साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी और उसने मगध में बिंबिसार के शासनकाल के दौरान सिंधु नदी के पश्चिम में भारत के क्षेत्र पर विजय हासिल की। आगे चलकर यह गांधार और कंबोज पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। इसके पोते डेरियस प्रथम ने पंजाब और सिंध पर विजय हासिल की। इसके परिणामस्वरूप भारत और ईरान के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला और भारत पर इसकी भाषा, साहित्य और कला के प्रभाव में वृद्धि हुई। घंटे के आकार के गुम्बद जैसे अशोककालीन स्मारक एवं भारत में खरोष्ठी लिपि का आगमन इसके प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। अब आया सिकंदर का आक्रमण हुआ 327 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। अंतिम हखामनी शासक डेरियस थर्ड को पराजित करने के बाद हिंदू कुश को पार करते हुए सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया, जो 327 ईसा पूर्व में हखामनी प्रांत था। तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया। ठीक है भाई, ये हखामनी प्रांत जो था, मतलब इसका ध्यान रखेंगे सिकंदर ने कहाँ आक्रमण किया था। ठीक है, किसको हराया था, किसको हरा के वो उत्तर पश्चिम भारत में उसने प्रवेश करा था। हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध। झेलम और रावी नदी के बीच शासन करने वाले पोरुस को पराजित कर सिकंदर ने इस पर अधिकार कर लिया था। हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध हुआ था पोरुस की और सिकंदर के बीच में। सिकंदर ने पोरुस की महानता से प्रसन्न होकर उसको पुनः सत्ता सौंप दी थी। व्यास नदी के पूर्व की ओर बढ़ने पर सिकंदर की फौज ने उसका साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि पूर्व में शासन करने वाले नंदवंश की सेना बहुत विशाल थी, जिससे सिकंदर की सेना घबरा गई और उत्तर पश्चिम भारत में कुछ ग्रीक बस्तियों को बसाने के बाद 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ा? भारत और यूरोप के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुए। सिकंदर के समय के इतिहासकारों के वर्णन से हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। भारत में बैक्टीरियन और पार्थियन राज्यों की स्थापना हुई। भारत में गांधार शैली की कला का विकास हुआ। यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था, मतलब ये गांधार शैली जो आई है इंडिया के अंदर, तो ये यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था।
सिकंदर द्वारा नए स्थल और जलमार्ग खोजे गए थे। सिकंदर ने विजित क्षेत्रों को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया था और इनके अलग अलग अधिकारी उत्तराधिकारी बनाए थे। जैसे सिंधु का जो उत्तरी और पश्चिमी भाग था, यहाँ था फिलिप। सिंधु का निचला भाग यहाँ पीथोन था। सिंधु व झेलम का भाग ये आम्बी, और झेलम और व्यास नदी का भाग था पोरुस के पास। ठीक है, ये चारों क्षेत्र थे अलग अलग और इनके अलग अलग उत्तराधिकारी थे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट महाजनपद से रिलेटेड। महाजनपद से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सब इसमें कवर हो गए हैं आपके। अब महाजनपद से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे ही आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में। उसके बाद में आपकी 1 या 2 क्लास हो रह जाएंगी, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपकी हम पॉलिटी शुरू कर लेंगे। ठीक है भाई, ओके, चलिए भाई, धन्यवाद।